डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरएस के क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस में मानसिक अभिरुचि और कानून व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों पर बात की थी। आज हम उसी आधार को आगे बढ़ाते हुए और आज हम केस स्टडी के माध्यम से इन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। यह केस स्टडियाँ परिस्थिति जन्य होंगी और इन परिस्थिति जन्य स्टडियों के माध्यम से हम लोग यह अनुभव कर पाएंगे कि हमें किस प्रकार के केस देखने को समाज में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और हम उसको कैसे जो है अच्छी तरीके से उसको जो है हम उस पर क्या कार्रवाई करेंगे या हम उस पर क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या जांच का दायरा होना चाहिए। यह एक विश्लेषणात्मक वीडियो है आपकी। मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो के माध्यम से विश्लेषण को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में आपसे वो ऑप्शन को जब भी मांग रहा है तो वह विश्लेषण को मांग रहा है। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि आपको पूरा का पूरा विश्लेषणात्मक विश्लेषण ही दिया जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपसे पूछता है। यदि आपका विश्लेषण अच्छा होगा तो आप ऑब्जेक्टिव को अच्छे से निकाल पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला केस है हमारा कि एक छोटे से गांव में, जहां लगभग 2000 के आसपास जो है लोग रहते हैं, एक रात अचानक हिंसा फैल जाती है। हिंसा की वजह दो समुदायों के बीच आपस में मतभेद बताई जाती है। इस हिंसा में कई लोग घायल हो जाते हैं और कुछ दुकानदार जो है तो कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की जाती है। ग्रामीण पुलिस स्टेशन में को इस घटना की सूचना मिलती है और एसएचओ मौके पर तुरंत पहुंचते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? क्या प्रश्न क्या बन सकता है ऐसा? एसएचओ को सबसे पहले क्या कदम उठाने चाहिए? तो एसएचओ को सबसे पहले स्थिति का जायजा लेना चाहिए। हिंसा को रोकने के पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करनी चाहिए। घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाना चाहिए। घटना स्थल पर शांति स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए। और पहला तो आपका उत्तर ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि यदि एसएचओ दोनों समुदायों के बीच शांति बहाल करने के लिए क्या कदम उठा सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो अगर एसएचओ को शांति बहाल के लिए कदम उठाए जाने के लिए कहा जाता है, तो वह क्या करेगा? दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, जो भी बड़े बुजुर्ग हों। हमने पिछली भी क्लास में देखा था, ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था। तो दोनों समुदायों को बातचीत सुननी चाहिए और जो है बातचीत के माध्यम से पंचायत या स्थानीय नेता की मदद लेनी चाहिए। उनके बीच बचाव करना और उनकी शिकायतों को सुनना, इस जो है संवाद में शामिल कर लेना चाहिए। साथ ही हिंसा में शामिल लोगों की पहचान भी जो है कर लेनी चाहिए और उनको हिरासत में लेना चाहिए। लेकिन अगर इस घटना में जांच के लिए क्या-क्या दायरा होगा? तो जांच के लिए क्या-क्या हो सकता है? तो जांच जो है किन बातों का एसएचओ को ध्यान रखना चाहिए? तो एसएचओ को सबसे पहले सभी जो जो भी प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयान दर्ज करने चाहिए। फिर घटना स्थल का निरीक्षण करना चाहिए और सीसीटीवी फुटेज या किसी अन्य डिजिटल सबूतों के माध्यम से उनको संकलित करना चाहिए, जिसकी वजह से साक्ष्य खराब ना हो जाएं। क्योंकि अगर हमने दो समुदायों के बीच एक तरफाई कार्रवाई करेंगे तो मामला और अधिक गंभीर हो सकता है। इसलिए जो मजबूत आधार हैं, मजबूत साक्ष्य हैं, उनको हमें जो है बचा कर रखना होगा। दूसरी बात क्या है कि भाई हिंसा की मूल वजह जानने का भी हमें प्रयत्न करना चाहिए, और दोनों समुदायों में यदि कोई पहले का विवाद है या वर्तमान में कोई तत्कालिक विवाद बना है तो उसकी हमें जांच करनी चाहिए। अगर आप मान लेते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ पर अब मामला सेंसिटिव हो गया है, हिंसा हो ही गई है, कुछ दिन तक लोग बाग शांत रहते हैं, दबाव गंभीर जो है अंदर ही अंदर जो है लोग जो है कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई के ऊपर भी आंच उठाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए एसएचओ को क्या करना चाहिए, किस प्रकार की योजना बनाना चाहिए? अगर इस तरीके क्वेश्चन बनता है कि मान लो कि कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए एसएचओ को किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में हिंसा हो चुकी है, तो एसएचओ को गश्ती बढ़ा देनी चाहिए। जिस भी एरिया में या जो भी एरिया हिंसा प्रभावित हुआ है वहां पर गश्ती बढ़ा देनी चाहिए। दूसरी बात, स्थानीय लोगों के साथ लगातार संवाद की बैठक आयोजित करनी चाहिए और यह भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि वे कानून व्यवस्था में जो है अपना विश्वास बनाए रखें, कानून व्यवस्था में अपना विश्वास बनाए रखें। और यह भी कह देना चाहिए कि भाई ठीक है, अफवाहों से बचना चाहिए और जागरूक अभियान
फैलाए जाने चाहिए, चलाए जाने चाहिए। यदि हम इस प्रकार से इस केस को हम देखेंगे, तो हम जो है इस व्यवस्था या हिंसा हुई के क्षेत्र में त्वरित रूप से निर्णय ले सकते हैं। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जो है पुलिसकर्मियों की मानसिक अभिरुचि को बढ़ावा मिलेगा, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में उनकी प्रतिबद्धता जो है ज़ाहिर होगी और जो अपनी वह क्या करेंगे उस अनुभव से वो क्या कर सकेंगे अपनी प्रतिबद्धता का आकलन भी कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग केस नंबर 2 क्या कहता है कि भाई केस नंबर 2 है कि एक बड़े शहर में धार्मिक त्योहार के समय 2 गुटों में झड़प हो जाती है। झड़प इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ता है। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं और लोगों को हिरासत में लिया जाता है। तो प्रश्न क्या बन सकता है? तो प्रश्न ये है कि ऐसी स्थिति में एसएचओ को क्या कदम उठाया जाना चाहिए? वही केस बनेगा। केस ये होगा कि पुलिसकर्मी एसएचओ को सबसे पहले मौके पर पहुँचना चाहिए, स्थिति का जायज़ा लेना चाहिए और जब स्थिति का जायज़ा लेने के बाद भीड़ को तितर-बितर करना चाहिए। उससे पहले आप पुलिसकर्मियों को तुरंत चिकित्सा या स्थानीय मेडिकल जो भी अस्पताल है या मेडिकल सुविधाएँ हैं, वहाँ पर उसको भेज देना चाहिए। यह सबसे पहला और क्योंकि मामला दोनों ग्रुप में झड़प का है, आपको उचित बल का प्रयोग भी करना पड़ेगा और जिससे आप स्थिति को नियंत्रण में ला सकते हैं। अगला क्या हो सकता है कि भई अब काम होगा आपका कि जो दंगा कर रहे हैं, आपने जिनकी पहचान की है, हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कैसे की जाएगी? क्या आपको लगता है कि वहाँ 2 गुटों में झड़प हो गई थी, आपने जिनको गिरफ्तार किया है, वे भी हिंसा में शामिल थे? क्योंकि देखा गया है कि गिरफ्तारी के दौरान कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं, जिनसे जिनका कोई भी उस जो है हिंसा से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन देखते हैं कि यदि अगर मान लो आपने किन्हीं लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या होगा? अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो पूछताछ संवेदनशीलता, निष्पक्षता के साथ की जानी चाहिए। यह नहीं कि एसएचओ या कोई भी पुलिस अधिकारी एक तरफ़ा ही पूछताछ करे और दूसरी तरफ के पक्ष के लोगों से पूछताछ नहीं करे, नहीं तो उनकी भूमिका संदिग्ध हो जाएगी। और दूसरा ये है कि यदि उनकी पहचान हो गई है, तो उनकी भूमिका और हिंसा में जो भी उनकी भूमिका रही हो हिंसा में, उसकी जाँच की जानी चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि पुलिस को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उस भीड़ के साथ जो भी आपने जिनको भी गिरफ्तार किया, उनके साथ किसी भी प्रकार की अवमाननीयता नहीं की जाए। यदि ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसएचओ को क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि मामला 2 एक त्योहार का है, त्योहार में सार्वजनिक सुरक्षा भी होती है। सार्वजनिक सुरक्षा को जो है और अधिक सुनिश्चित करने के लिए एसएचओ क्या कर सकते हैं? तो एसएचओ क्या कर सकते हैं? तो एसएचओ को यह घटना के जो क्षेत्र हुआ है, जो भी घटना क्षेत्र हुआ है, वहाँ पर अधिक पुलिस बल की तैनाती करनी चाहिए और ऐसे इलाके में गश्ती को बढ़ानी चाहिए। और ऐसे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए और उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और इसके अलावा समुदाय के जो नेता हैं, उनको प्रमुख रूप से बुलाकर, थाने में बुलाकर या उस इलाके के किसी ऐसे क्षेत्र में बुलाकर उनके साथ बैठक की जानी चाहिए। बड़े नेताओं को बुलाना चाहिए, ग्राम पंचायतों के प्रधानों को भी उसमें शामिल या ग्राम पंचायत में हुआ या शहरी क्षेत्र में हुआ, जहाँ भी ये हिंसा हुई है, ऐसी हिंसा को समाप्त करने के लिए दोनों समुदाय के लोगों को बैठाना चाहिए और उनको शांतिपूर्वक जो है उनकी बातें सुननी चाहिए यदि एसएचओ सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कदम उठाते हैं तो। और यदि अगर ऐसा हो कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए एसएचओ भविष्य में क्या योजना बनाएँगे? क्योंकि एसएचओ को सामने एक बड़ी गंभीर घटना हुई कि दो एक त्योहार के समय में 2 ग्रुपों के जो 2 गुटों के जो है समुदायों के बीच क्या हो गई थी, झड़प हो गई 2 गुटों के बीच और दोनों ही समुदाय तो पहली बात अगर त्योहार का सीज़न है, तो पुलिस बल की संख्या को बढ़ाना चाहिए। दूसरा, सामुदायिक संवाद कार्यक्रम करने चाहिए। तीसरा, किसी भी प्रकार की अफ़वाह को तुरंत रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। चौथा, सीसीटीवी कैमरों को और अधिक बढ़ा देना चाहिए। पाँचवाँ, यदि ऐसी अफ़वाहें फैलती हैं तो जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए और त्योहारों से पहले आपको शांति बहाल करने के लिए दोनों समुदायों की बैठक का आयोजन करवाया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग केस स्थिति जो है थर्ड देखते हैं कि थर्ड केस स्टडी क्या कह रही है। तो देखते हैं कि घटना क्या है
घटना एक प्रमुख राजमार्ग पर रात के समय एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जिसमें कई वाहन शामिल होते हैं। दुर्घटना के कारण यातायात जाम हो जाता है और कई लोग घायल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो है एसएचओ को क्या कदम उठाने चाहिए, या एसएचओ को दुर्घटना की जानकारी मिलते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो आपको ऑप्शन के रूप में मिलेगा, लेकिन अगर एसएचओ को ऐसी जानकारी मिलती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो एसएचओ तुरंत सबसे पहले घायलों को प्राथमिकता देनी है, तुरंत एम्बुलेंस बुलाएंगे। एम्बुलेंस बुलाकर उनको चिकित्सीय सहायता के लिए तुरंत नज़दीकी अस्पताल में भेजेंगे। दूसरा, यातायात को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भी हम बुलाएंगे। यदि नहीं है तो ऐसा अपने पुलिस बल से ही आदेश देंगे कि आप ट्रैफिक को नियंत्रित कीजिए और एक तरफ से ट्रैफिक को निकलने की अनुमति दीजिए। यदि ट्रैफिक चौक हो जाए, यदि ट्रैफिक आपका चौक हो गया है, तो तुरंत आप एक क्रेन बुलाकर उस जो है घायल जो भी वाहन में जिस भी वाहन में टक्कर हुई है, दुर्घटना हुई है, उस वाहन को आप साइड करवाएंगे और यातायात को सुचारू रूप से चालू करेंगे। और जो है अगर क्वेश्चन ऐसा कैसा दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रश्न यह है कि दुर्घटना स्थल पर पहुंचने पर एसएचओ को क्या कदम उठाने चाहिए? तो एसएचओ को अभी मैंने जो आपको बताया कि घायलों को पहुंचा देना चाहिए और दुर्घटना की जांच को शुरू कर देना चाहिए। दुर्घटना के प्रारंभिक कारणों को पता लगाना चाहिए कि दुर्घटना कैसे हुई है। दुर्घटना में आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि दुर्घटना किसी आग लगने से हुई है या किसी वाहन के द्वारा टक्कर मारे जाने के कारण हुई है, तो प्रारंभिक जांच आप उसकी शुरू कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया कि भाई यातायात के लिए क्या कर सकते हैं, तो वही सारी इसमें बातें लिखी है। तो डाइवर्ट का भी एक मामला इसमें यातायात का हो सकता है। ठीक है, आइए, अगर साइबर सुरक्षा से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो क्या होगा? तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे? तो केस स्टडी 1 देखिए क्या कहती है। केस स्टडी 1 कि उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख बैंक की वेबसाइट पर एक साइबर हमला हुआ है। इस हमले में कई ग्राहकों के व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा लीक हो जाते हैं और बैंक को अपने संचालन को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ता है और ग्राहकों के बीच आतंक फैल जाता है। मामला साइबर हमले का है। हमारे देश में साइबर हमलों से संबंधित रोज कोई ना कोई खबर आपको न्यूज़पेपरों में मिल जाती है। ऐसी स्थिति में पुलिस क्या काम करेगी? तो सबसे पहले पुलिस को क्या करना चाहिए? यदि साइबर हमले की जानकारी पुलिस को मिलती है तो क्या करना चाहिए? आपको मिलती है तो आप कैसे काम करेंगे? तो पुलिस को तुरंत बैंक के साइबर सुरक्षा टीम से संपर्क करना चाहिए और हमले की प्रकृति के बारे में पता लगाना चाहिए कि भाई हमले की क्या प्रकृति है। दूसरा, पुलिस की जो साइबर क्राइम यूनिट है उसको सक्रिय कर देना चाहिए और हमले की तुरंत जांच शुरू की जानी चाहिए। और यह भी पता लगाना जाना चाहिए कि बैंक का कितना डेटा प्रभावित इससे हुआ है। अगर डेटा प्रभावित हुआ है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को भी इसकी क्षति हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले एक अधिकारी के रूप में हमले का स्रोत पता लगाएंगे और हमला करने का तरीका पता लगाएंगे। किसी ने स्पैम किया है, किसी ने फिशिंग की है, या किस माध्यम से आप जो है यहाँ पर साइबर हमला भेजा गया, कोई स्पाईवेयर है, कोई रैनसमवेयर है, या किसी अन्य वायरस की तरह बैंक में जो है कोई वायरस भेजा गया जिससे क्या हो गया, पूरा सिस्टम ही बंद हो जाए बैंक का। और यह क्योंकि मामला लोगों के लेन-देन से जुड़ा हुआ है और लोगों के जो है सिस्टम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग बैंकों पर भरोसा करते हैं। दूसरा क्या हो, हमलावरों की पहचान की जानी चाहिए और लीक हुए डेटा को पूरी मात्रा में उसको रिकवर करने की कोशिश की जानी चाहिए। दूसरा चौथा क्या है कि भाई बैंकों की जो सुरक्षा प्रणालियों में कमजोरियां, उनको पहचानना चाहिए कि भाई बैंक का सिस्टम क्या है, बैंक की सुरक्षा प्रणाली में कहाँ है। यदि उसके आपने साइबर सुरक्षा कर्मियों को बुलाया है बैंक के, तो आप उनसे पूछिए कि भाई बैंक की सुरक्षा प्रणालियों में कहाँ कमजोरी है। यदि आपको पता चलता है स्वयं से या आपकी साइबर टीम बताती है, तब भी ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बैंकों के ग्राहकों की सुरक्षा को सुरक्षित या सुनिश्चित करना चाहिए। तो सुनिश्चित करना चाहिए। अब भाई बैंकों के जो ग्राहक हैं उनको सुनिश्चित आप कैसे कर सकते हैं? उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखते हैं क्या कहता है कि भाई पुलिस को ग्राहकों के हमले के बारे में सूचित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि उन्हें अपने खातों की निगरानी के लिए प्रेरित करना चाहिए। लोगों को यह ध्यान दिलवाया जाना चाहिए, ऐसे जागरूक अभियान चलाए जाने चाहिए। तो
कि लोग अपने खातों के प्रति आपने देखा होगा ओटीपी के माध्यम से आपका धन उड़ा देते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपका बहुत सारी फेक वेबसाइट पड़ी हुई हैं, वो आपको जो धन को यूज़ करती हैं। तो जागरूक करना चाहिए और बैंकों के साथ मिलकर ग्राहकों के खाते को सुरक्षित करने के लिए उपाय करने चाहिए। जैसे पासवर्ड लगाना चाहिए 8 डिजिट का, 123 हैश अल्फ़ाबेट क्रम में लगाया जाना चाहिए और इसमें ऐसे कई वर्डों का यूज़ किया जाना चाहिए जो आपके लिए जो किस उसको आप कोई पहुँच ना सके, सामान्य पासवर्ड नहीं। और यह टू स्टेप जो ऑथेंटाइजेशन है, यानी कि 2 चरण वाला प्रमाणीकरण होना चाहिए किसी भी बैंक ग्राहक के लिए। यदि ऐसी सुरक्षा का प्रावधान करते हैं तो ग्राहक भी इससे क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। भविष्य में क्या कर सकते हैं? यदि आप एक अधिकारी हैं तो भविष्य में ऐसी जो है साइबर हमलों को रोकने के लिए क्या करते हैं? तो पहला वही कि बैंकों की साइबर सुरक्षा प्रणाली को बहुत मजबूत बनाना होगा। उसको नियमित रूप से अपडेट करना होगा। कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना होगा, उन्हें प्रशिक्षण देना होगा। और क्या कर सकते हैं आप? नियमित रूप से ऑडिट करना होगा, जोखिमों का आकलन करना होगा। इसके अलावा संभावित खतरों की पहचान करने के लिए मजबूत निगरानी, मॉनिटरिंग जो है सिस्टम बनाना पड़ेगा इसको यदि बैंकों पर ऐसे साइबर हमले होते हैं तो। तो हमने अभी तक जो है बैंकों से संबंधित या साइबर हमलों से संबंधित पढ़ी है और इसके अलावा हमने जो है धार्मिक समुदायों से संबंधित वाली पढ़ी थी। यदि हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो केस स्टडी हमारी 2 है जो साइबर हमलों से संबंधित है। एक प्रमुख सरकारी वेबसाइट डीडोस यानी डिस्टर्ब्ड डायनल ऑफ सर्विस हमला होता है। यानी एक सरकारी वेबसाइट पर हमला होता है, जिसके कारण वेबसाइट कई घंटों तक ठप रहती है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण सेवाएँ बाधित हो जाती हैं और नागरिकों को असुविधा होती है। देखो अभी कल-परसों आपने देखा था कि कुछ विदेशी एक साइबर हमला हुआ था जिसके कारण जो देश के मीडिया चैनल थे, उन पर क्या हो गया था अटैक हो गया था। साइबर हमला हुआ था और जिसके कारण कुछ देर के लिए जो है टीवी चैनल क्या हो गए थे जो है बंद हो गए थे, लाइव स्ट्रीम को रोक दिया गया था उनकी को। तो ऐसी यदि कोई सरकारी वेबसाइट और सरकारी वेबसाइट को हैक करने की योजना बनाता है कोई जो है हैकर, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए एज़ ए पुलिस अधिकारी के रूप में? तो सबसे पहले पुलिस अधिकारी को अपने साइबर क्राइम यूनिट को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए और साथ ही सरकारी विभाग जो भी है जिस भी जो है विभाग सरकारी वेबसाइट पर हमला हुआ है तो आईटी विभाग को जानकारी देनी चाहिए और दोनों साथ मिलकर काम करेंगे क्योंकि मामला साइबर क्राइम का भी है और दूसरा मामला आईटी विभाग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी मामला है। इसके अलावा हमले की पहचान करने के लिए इसे तटस्थ करने के उपाय किए जाने चाहिए। यानी कि अब मामला ये बहुत गंभीर है और ये तटस्थता से इसकी जाँच की जानी चाहिए। तो हमले के दौरान आप किन-किन पहलुओं पर ध्यान देंगे? यदि आप अब वही प्रश्न बनता है यदि ऑप्शन में रखेगा तो वो कैसे रखेगा? तो अगर मान लेते हैं कि हमले की आपको जानकारी मिलती है साइबर हमले की तो आप किन-किन पहलुओं पर ध्यान रखेंगे? क्योंकि मैंने कहा था ये विश्लेषणात्मक है और विश्लेषणात्मक जो आपके मानसिक क्षमता को तैयार करने का काम करती है। तो पहले देखेंगे हम कि क्या काम करना है, तो हमले के पैटर्न को और स्रोत को देखना चाहिए। दूसरा हमले के पीछे की मंशा क्या है? हमले में शामिल उपकरणों का और बोटनेट सुरक्षा प्रणाली की कमजोरियों को देखना चाहिए कि भाई सरकारी वेबसाइट में कैसे जो है इस प्रकार का हमला कर दिया गया। और देखते हैं अगला कि भाई कैसे बचा जाए इन चीज़ों से। तो वही कि भाई जो डीडोएस है यानी सरकारी जो वेबसाइट है उनको अच्छा उन्नत और अपडेट कर दिया जाए और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। दूसरा उन पर कितनी ट्रैफ़िक होता है, कौन-कौन सर्च करता है, कौन-कौन उसकी निगरानी करनी चाहिए। इसके अलावा आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना विकसित करनी चाहिए। यदि ऐसा होता है कि किसी वेबसाइट पर हमला हो रहा है, तो तुरंत इमरजेंसी रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि भाई हाँ, इस पर हमला हो सकता है कुछ देर के बाद। तो जिससे क्या हो कि उस वेबसाइट पर हमला रोका जा सके। और दूसरी बात कि इस पर कौन-कौन से सर्वर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं या होस्ट सर्वरों की पहचान की जानी चाहिए। तो अगर मामला सरकारी वेबसाइटों का है जो हमारे लिए कई प्रकार के प्रावधान करती हैं और ये बहुत गंभीर मामला है। यह जो है मामला देश में जैसे बैंकिंग की सेवा प्रणाली ठप हो जाती है। इसके अलावा जो है भारत में लेन-देन का मामला भारत में बहुत सारे क जो है सरकारी वेबसाइट हैं जिनका काम सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से ही होता है। यदि ऐसी व्यवस्था
कर दी जाए कि ये वेबसाइटें सुरक्षित रहें, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं यदि सुझाव देने हो तो? वही नियमित सुरक्षा परीक्षण और पेनिट्रेशन टेस्टिंग होनी चाहिए। सुरक्षा का प्रोटोकॉल होना चाहिए और कैसा हो, द्विस्तरीय हो, त्रिस्तरीय हो, ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए। सुरक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। कर्मचारियों को समझाया जाना चाहिए कि वो आप कैसे सरकारी वेबसाइटों को सुरक्षित रख सकते हैं और इसके अलावा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड एन्क्रिप्शन लागू करना चाहिए। ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी मैंने अभी जो आपको बताया कि 2 स्टेज प्रमाणीकरण, ये आपने देखा होगा कि आप शायद फेसबुक वगैरह चलाते होंगे तो वहाँ पर 2 स्टेज जो है ऑथेंटाइजेशन लिखा रहता है, तो वहाँ पर भी यानी 2 चरणों में करनी होती है प्रक्रिया आपको। तो इस तरीके से हम जो है साइबर क्राइम की जो भी केस स्टडियाँ बन सकती हैं, उनसे हम जो है सीख सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, ये सारी चीज़ें अखबारों में आपको मिल जाएँगी, क्या हो रहा है, कौन-सा हमला हुआ, पुलिस ने क्या किया, कौन-सी साइबर क्राइम क्या कर रहा है। तो आज हम इतना ही देखते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी से आगे बढ़ते हुए जो है बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।